अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 10 इडियम्स देख लिए थे, लेकिन आज हम 11 से देखेंगे। आज फिर हम 10 कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने देखा है एप्पल पाई ऑर्डर। इसमें लिखा हुआ है इन गुड कंडीशंस, जिसका मतलब है व्यवस्थित, सही क्रम में या बिल्कुल ठीक हालत में। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा हमारा। यहाँ पर आपने देखा है एप्पल को सेब लिखा है, पाई को कचौड़ी, पाई माने कचौड़ी, और ऑर्डर माने क्रम। देखिए, अब इसे याद कैसे करेंगे। यहाँ पर सेब लिखा हुआ है, सेब लगा हुआ है, यहाँ पर कचौड़ी रखी हुई है, मतलब एक ऑर्डर में रखी हुई है, सीधे क्रम में। किसमें? लाइन बाय लाइन लगी हुई है, क्रम में लगी हुई है। इसका मतलब हो गया एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब हो गया एक गुड कंडीशन, व्यवस्थित, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड और सही क्रम में, बिल्कुल ठीक हालत में, मतलब एक अच्छी स्थिति में रखी है। कोई भी चीज़ अगर लाइन से लगी हुई है तो इसका मतलब है वो व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने देखा होगा, हम अपने रूम को, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हैं, वो अपने रूम्स को क्या करते हैं, एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा और एकदम व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज रखते हैं। इसी तरह से व्यवस्थित क्रम में या फिर एकदम बिल्कुल ठीक हालत में अपने रूम को रखते हैं। इसी का यही मतलब है एप्पल पाई ऑर्डर, जिसमें इस तरह से याद रखने का तरीका है कि कुछ कचौड़ी रखी हुई है, कुछ एप्पल रखे हुए हैं, और वो लाइन बाय लाइन सीधे तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? मज़ा आ रहा है? देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड, जिसका एक ट्रिक दिखाई, ट्रिक लिखी हुई है। उसकी ट्रिक है लॉस माने घाटा या हानि। अब इसे बताइए, अब देख सीखिए इसे कि घाटा हानि का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लॉस, लॉस को मैंने घाटा या हानि कुछ भी बोल सकते हैं, घाटा या हानि, एनीथिंग। टू बी अनेबल टू डिसाइड, मान के चलिए, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आपको किसी भी चीज़ में घाटा हो गया, या आप किसी चीज़ में पैसा लगाए जा रहे हैं और आपको रिटर्न उससे कुछ नहीं मिल रहा, समझ रहे हैं? अगर आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया और आपको रिटर्न उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अब, आपकी जो कंडीशन है ना, वो इस तरह से हो जाएगी कि आप डिसाइड करने में कुछ भी अनेबल हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं करूँ क्या, आगे चल के मैं करूँ क्या। अगर मेरे को लॉस ही लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा, मेरी जेब से जा ही जा रहा है और कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या है, अनेबल टू डिसाइड। हमें क्या है, डिसाइड करने में क्या हो, अनेबिलिटी हो, हम समझ ना पाए कि हम करें क्या। तो इसका यही मतलब है एट अ लॉस टू बी अनेबल टू डिसाइड। इसका मतलब हो सकता है, ट्रिक आप इसे इस तरह से रख सकते हैं, घाटा या हानि। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें। देखिए, अगला है एट अ पिंच, जिसका मतलब होता है इन अ ट्रबल, समस्या में होना। ए माने एक, जिसे मैंने यहाँ से ए को ए से हटाया है, पिंच को पंचर, मतलब मैंने यहाँ पिंच को पंचर बना दिया है। क्या बना दिया है? पंचर। हालांकि पिंच से पंचर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो एक रिदम है, एक रिदम बन गया। वो एक कहीं ना कहीं कनेक्शन सा बनना है। आपने सोचने में लग रहा है कि पिंचर, पंचर या पिंच कोई इस तरह से साउंड कर रहा है, इसीलिए मैंने पिंच को पंचर बना दिया। अब क्या करते हैं, एट अ पिंच इन अ ट्रबल, जिसका मतलब है समस्या में होना। मान के चलिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपकी कार क्या हो गई, पंचर हो गई। क्या हो गई? पंचर हो गई। अब आप क्या करें, आप क्या आ जाएंगे, समस्या में आ जाएंगे कि हम क्या करें। इसका यही मतलब है एट अ पिंच का, इन अ ट्रबल मतलब समस्या में होना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, एट आर्म्स लेंथ अवॉइडिंग, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, अपने से दूर। देखिए, आपने पीटी खेली है कभी? पीटी तो सभी ने खेली होगी। अब उसमें क्या करते हैं, हम हाथों को ये किस तरह से कर देते हैं, फैला देते हैं कि नहीं फैलाते, एक दूसरे को, अपने दोस्तों को आगे पीछे कर देते हैं कि नहीं कर देते, कर देते हैं। ठीक है, मतलब अपनी भुजाओं को फैला के क्या कर देते हैं, अपने से क्या कर देते हैं, पीटी में दूर कर देते हैं। इसका यही मतलब है एट आर्म्स लेंथ का मतलब हो गया अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, अपने से दूर, मतलब अपने से दूर, दूरी बना लेना, मतलब खुद से दूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट डैगर्स ड्राउन टू हैव विटन एनिमिटी, एनमिटी सॉरी श्रुता। इसका मतलब क्या है, डैगर माने क्या होता है, छुरा। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि दो दोस्त हैं, लेकिन वो सामने आपको कुछ दिखा रहा है, लेकिन पीछे से क्या करता है,
आपका एनिमी होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो आपका जितना ज़्यादा सखा होता है वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बुरा होता है। ये ट्रू बात है, ये इसमें कुछ भी झूठी नहीं है कि जो इंसान आपको दिखा रहा है कि वो आपका सबसे ज़्यादा सखा है वो उतना ही आपके लिए बुरा है। और यही रियलिटी है आज के टाइम की। तो यही इस ईडियम का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ए बिटर एनमिटी, मतलब कि शत्रुता, मतलब कि आप ऐसे दो लोग आपस में दोस्त हैं लेकिन वो एक दूसरे से क्या दिखा रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुश्मनी निभा रहे हैं। इसको याद करने का तरीका कैसे है कि एक ने एक के पीछे क्या कर दिया, दोस्त अच्छे थे लेकिन उसने पीछे से क्या कर दिया, छुरा भोंक दिया। क्या, किसमें, पीठ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे ने दूसरे के साथ क्या कर दिया, पहले ने दूसरे के साथ क्या कर दिया, शत्रुता निभा दी। इसका यही मतलब है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, बाहुबली मूवी देखी होगी सबने। उसने कडप्पा ने किस तरह से उसे मार दिया था, उस जबकि उसे वो मामा बोलता था, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, उसके पीछे मारने वाला बाहुबली को कौन था, वही था। तो इसी तरह से इसे याद रख लेंगे। इस एग्जाम्पल का सबसे, इस ईडियम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे वही लगा। नेक्स्ट देखिए, एट इजी फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, जिसका मतलब है चिंता रहित। देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा इजी दिख रही हो तो उतनी ज़्यादा उसमें चिंता, मतलब कोई चिंता नहीं है। मतलब आपको ये समझ ले, आपके लिए कोई भी काम है, मान के लिए आज मैंने आपके लिए वोकैबुलरी को इजी बना दिया। अब मैंने आपको वोकैबुलरी को इजी बना दिया, अब आपके लिए वोकैबुलरी बहुत बड़ी बात नहीं रह गई। जैसे कि इसमें लिखा हुआ इजी, मैंने एट इजी को मैंने इजी से कनेक्ट कर दिया। इजी को मैं यहाँ लिख देती हूँ इजी। आज आपके लिए वोकैबुलरी इजी हो गई, आपको इडियम्स बहुत इजी लगने लगे कि अगर इस तरह से इडियम्स कोई पढ़ा रहा है तो फिर याद करने में क्या दिक्कत है। क्योंकि सबको एक बार कोई, देखो हमारा जो माइंड है ना, वो सबसे पहले कोई चीज़ अगर ऑब्जर्व करता है तो वो स्टोरी फॉर्म में ऑब्जर्व करता है। आज अगर मैं आपको स्टोरी बेस बनाकर, आपको स्टोरी बताकर इन चीज़ों को याद करा रही हूँ तो आप इन्हें नहीं भूल पाएंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें याद करेंगे। क्योंकि जो स्टोरी फॉर्म होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या करती है, डायरेक्ट एंटर कर जाती है। क्या कर जाती है, डायरेक्ट एंटर कर जाती है। इसीलिए हम इन चीज़ों को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग याद रखते हैं, हम इन्हें जल्दी नहीं भूल सकते। इसीलिए आप देख सकते हैं ये आपके लिए वोकैबुलरी क्या हो गया, इजी हो गई। अब कोई चीज़ आपके लिए इजी हो गई तो अब आपको क्या लग रहा है, एग्ज़ाम निकालना काफ़ी इजी लग रहा है। तो इसका मतलब है आप चिंता रहित हो गए। अब आपको कोई भी एंजाइटी नहीं रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। अब आपके लिए क्या रह गया, सब कुछ ईजी रह गया। अब आपके लिए वोकैबुलरी जो रह गई वो क्या रह गई, ईजी हो गई। नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा हुआ है 17 एट वंस फिगर्स इंड्स, जिसका मतलब हो गया टू हैव कंप्लीट नॉलेज, भली प्रकार से याद होना, पूर्ण जानकारी होना। जिसका ट्रिक हो गई, मैंने यहाँ से बनाया है बी होना, एट पर मतलब अपनी उंगलियों पर, वंस फिंगर मतलब अपनी उंगलियां, इंड माने अंत। एक बात बताइए, आज इंग्लिश मेरी उंगलियों पे है, मान के चलिए आज मैं अपनी इंग्लिश को अपनी उंगलियों पे समझती हूँ, इसका मतलब है मुझे काफ़ी नॉलेज है इंग्लिश की और मैं काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ा सकती हूँ। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ आपके फिंगर्स पे होती है तो इसका मतलब है भली प्रकार से याद होना, मतलब वो चीज़ की कंप्लीट जानकारी होना या फिर पूर्ण जानकारी होना। आज मुझे मेरी कोई, देखो आपको पता होगा कोई चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होती है तो आपको मालूम है अगर वो चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्या है, आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ। क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब है मेरे फिंगर टिप्स पे है, तो इसका मतलब है मुझे उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। तो इसका यही मतलब है एडवांस फिगर्स इज इंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट वंस विट सीन्स मतलब पजल्ड, कंफ्यूज या परप्लेस्ड, चकित। अब इसका मतलब क्या है, वंस बीट का मतलब हो गया अपनी बुद्धि, इंड का मतलब अंत। अब देखिए समझिए इसको, ऐसी कोई पजल है, आपने काफ़ी देर उस पर मूड मारा भाई, बहुत देर तक आप लगे रहे पर आपके समझ में नहीं आया कि वो एग्जैक्टली था क्या। अब आपने मन छोड़ दिया, आपने हटा दिया कि अरे चकित हो गया, मूड मेरा हटाओ इसे, अब नहीं समझ में आ रहा, हटाओ इसे, मतलब कंफ्यूज कर रही है ये चीज़ें। तो मतलब इसका यही मतलब है कि अपनी बुद्धि से मैंने काफ़ी देर तक उस पर दिमाग लगा लिया लेकिन उसका कोई अंत नहीं निकला। इसका मतलब यही है कि उसने मुझे क्या कर दिया, चकित कर दिया, कंफ्यूज्ड कर दिया कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी।
समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट, 8, 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर, तितर बितर या अस्त व्यस्त, जैसे 6 यहाँ 7 यहाँ। अब देखिए मैंने इसको कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पर 6 है, सॉरी यहाँ 6, यहाँ 7 रखा हुआ है, या 7 लगा हुआ है, यहाँ 6, मतलब कुछ लोग उधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, या कुछ लोग एक ही कमरे में काफ़ी लोग किधर बैठे, मतलब तितर बितर इधर उधर, मतलब कोई उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, मतलब कहीं पे कोई बैठा हुआ है, कोई कहीं लाइन बना रहा है, कोई कहीं लाइन बना रहा है, जैसे एक 6 यहाँ है, 7 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, तो इस तरह से ये मतलब है तितर बितर, मतलब अस्त व्यस्त, कोई भी चीज़ ऑर्डर में ना हो गए, मतलब डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखिए जो लास्ट रहेगा, देखिए एट स्टेक मतलब एट रिस्क एंड इनसिक्योर, खतरे में दांव पर। जैसे कि मान के चलिए आपने अपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, क्या कर दिया, शेयर मार्केट्स में क्या लगा दिया, पैसा लगा दिया, और आपने देखा कि अब आपको लग रहा है कि अब मेरा पैसा क्या होने वाला है, डूबने वाला है, क्या होने वाला है, डूबने वाला है। तो इसका यही मतलब है कि शेयर में पैसा लगाया और उसके मतलब हमें पता चल गया कि अब हमारा पैसा होने वाला है, डूबने वाला है। इसका यही मतलब है कि खतरे में दांव पर लगाया था पैसा और सब क्या हो गया, डूब गया। इसका यही एक मतलब है कि पैसा क्या है, डूब जाना, जो खतरे में दांव पर आ गई बात। ठीक है, ये लास्ट था। अभी हमने 10-10 ईडियम्स देख लिए, अब इसी तरह से ईडियम्स चलेंगे। देखिए आपको ये लग रहा होगा ये हमारे लिए इरिलीवेंट है या रिलेवेंट है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये वो ईडियम्स हैं जो एग्जाम्स में डेली रिपीट हो रहे हैं और आजकल भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है पुराना पैटर्न है, ये आज का अपडेटेड पैटर्न ही है और ये अभी ईडियम्स आ रहे हैं। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपको पुरानी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, ये नया अपडेटेड पैटर्न है और यही पैटर्न से ही ईडियम्स आ रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी PYQ बुक्स वाली लगा ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की या पिनाइकल की, कोई भी जिसमें PYQ हो, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये ईडियम्स आपके लिए काम के हैं या नहीं हैं। क्योंकि ये मैं जो आपको यहाँ इस चैनल पे कराऊंगी वो वही चीज़ कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काम की है। यहाँ पर कोई भी इरिलेवेंट चीज़ें नहीं होंगी, सारी की सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड रिलेवेंट ही होगा। सारा पैटर्न जो भी आएगा वो सब रिलेवेंट ही आएगा, जिससे आपको इससे SSC में हेल्प, जितने भी SSC से कनेक्ट क्वेश्चंस, मतलब SSC से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे आपके इसी से होंगे। आपकी ये आपके लिए बैंक्स में भी फॉलो करेगा, ये आपको रेलवे, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इनको सब के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाकी का अभी हमने ईडियम्स देखे, हम आपको एक क्लास सिनोनियम्स की भी लेकर आएंगे, आप उसमें देखना कि किस तरह से सिनोनियम्स पढ़े जाते हैं, किस तरह से एंटोनियम्स को पढ़ा जाता है। आप धीरे धीरे पता लगाएंगे कि किस तरह से हम वोकैबुलरी इतनी अच्छे से याद कर पा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रही। आपने आज मैंने आपको 20 कंप्लीट ईडियम्स करा दिए 10-10 की क्लास लेके, तो आप देखना कि आप कितनी जल्दी, अगर इन्हें फिर से अगर एक बार रिवीजन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इन्हें एकदम में याद कर पाए। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ भी खोलने की, आपने बस दिमाग में वो कहानी याद करी और आपको लिंक बन गया कि हाँ ये उससे कनेक्ट था और ये इस तरह से याद हो गया। ठीक है, तो ये तो रहेगा ईडियम्स का। इस तरह से हम सारे ईडियम्स देखेंगे जितने भी SSC में आ सकते हैं या आने के चांसेस हैं, उन सब को हम देखेंगे। साथ में सारी अपडेटेड वोकैबुलरी देखेंगे, ऐसी कोई वोकैबुलरी नहीं देखेंगे जिससे हमें लग रहा हो कि ये आने के चांसेस नहीं है, हम पुराना पैटर्न फॉलो करेंगे ही नहीं। हम नए भी लेकर, हम आपके लिए डेली एक ऐसा सेशन भी बनाएंगे जिसमें मैं आपके लिए हिंदू के डेली 5 से 6 ऐसी वोकैबुलरी लेकर आऊँ इसी ट्रिक्स के साथ, कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें अब आपके लिए कितनी ईजी हो गई हैं। देखिए वोकैबुलरी को आपको इसी तरह से पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी का रहा ग्रामर की बात, तो ग्रामर भी हम आपको बताएंगे कि ग्रामर किस तरह से आपको रीड करनी है, किस तरह से आपको ग्रामर इतनी ईजी हो जाएगी कि आप कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके सामने, अगर आपके सामने 4 लाइन का सेंटेंस भी आ जाना, तो आप उसको ये भी बता देंगे कि इसमें कौन सा वर्ड किस तरह से काम कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे।
ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए सिनोनियम्स। बाकी का ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के लिए। धन्यवाद।